ठीक है, देखिए कल हम लोगों ने जो दो ब्रिजेस पढ़ लिए थे, आपका मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज और मैक्सवेल कैपेसिटेंस कंपैरिजन ब्रिज। आज हम वही इंडक्टेंस मेजरमेंट में दो टाइप्स के और ब्रिजेस पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा ब्रिज का नाम है, दैट इज कॉल्ड एन हेज ब्रिज। हमारा हेज ब्रिज क्या होता है? जिस तरीके से हमारा जो हमने प्रिंसिपल अपना वहां पे लगाया था मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज में और मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस कंपैरिजन ब्रिज में, वही कंसेप्ट हम यहीं पे लगाएंगे। ये भी क्या होगा, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द, ये भी हमारा क्या करेगा, इंडक्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए भी इस पर्टिकुलर ब्रिज का यूज करते हैं। फॉर द इंडक्टेंस एल को मेजरमेंट करने के लिए भी हम इस ब्रिज का यूज करते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, सेल्फ कैपेसिटेंस को हम मेजर करेंगे। इस ब्रिज में क्या करते हैं हम, सेल्फ कैपेसिटेंस को हम, we have to be in self capacitance is measured in terms of स्टैंडर्ड कैपेसिटर। एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर के टर्म में हम क्या करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस ब्रिज का भी प्रिंसिपल बेसिकली क्या है हमारा, यही इस ब्रिज का प्रिंसिपल है। ठीक है, अब देखिए इस ब्रिज का अगर हम डायग्राम को ड्रॉ करना चाहें तो इस ब्रिज के डायग्राम को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। जिस तरीके से हमने उस ब्रिज के डायग्राम को ड्रॉ करा था इसी तरीके से इस ब्रिज के भी डायग्राम को हम ड्रॉ करेंगे। देखिए ये क्या है, हमारा इंडक्टर है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, फिर ये पर्टिकुलर हमारा रेजिस्टेंस है, फिर ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक कैपेसिटर है और ये हमारा क्या है, एक रजिस्टर है। ये बेसिकली क्या है, हमारा एक डिटेक्टर है। ठीक है, ये L1 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस R3 है आपका, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये आपका स्टैंडर्ड कैपेसिटर C4 है और ये R4 है। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या कनेक्टेड है, एक पर्टिकुलर एक सप्लाइटेड E कनेक्टेड है। ठीक है, उसको हमने बोल दिया E। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है इस ब्रांच में उसको हमने करंट I1 बोला। इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है उसको हमने I3 बोला। इस ब्रांच में जो करंट है वो I2 है। इस ब्रांच में जो करंट है वो I4 है। डिटेक्टर में फ्लो होने वाली करंट क्या है, 0, क्योंकि ब्रिज हमारा कैसा है, बैलेंस कंडीशन में है। ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में, तो यहाँ पर हमें निकालना, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है L1 क्या है, वो हमारा अननोन, L1 क्या है हमारा अननोन सेल्फ इंडक्टेंस। L1 क्या है हमारा अननोन सेल्फ इंडक्टेंस। L1 इज द अननोन सेल्फ इंडक्टेंस। और इस अननोन सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है वो इस स्टैंडर्ड कैपेसिटर के टर्म में फाइंड आउट करनी है। स्टैंडर्ड कैपेसिटर के टर्म में हमको क्या करनी है, इस अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू इस स्टैंडर्ड कैपेसिटर के टर्म में फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि एट बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, व्हाट इज द एट बैलेंस कंडीशन। अगर हम एट बैलेंस कंडीशन को बात देखें, अगर हम एट बैलेंस कंडीशन को कंसीडरेशन में लें तो एट बैलेंस कंसीडरेशन में हम एट बैलेंस कंडीशन क्या लिख सकते हैं, Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3। ये हमारी बैलेंस कंडीशन में, और बैलेंस कंडीशन में हमारा डिटेक्टर में फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी, सिंपल सी बात है, ब्रिज बैलेंस होगा, डिटेक्टर में करंट कितनी होगी, 0 होगी। अब क्या करें, इस ब्रिज के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से Z1 की वैल्यू को कैलकुलेट करें, इफ वी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ Z1, तो देखिए Z1 की वैल्यू क्या होगी, इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ। अगर हम Z1 की वैल्यू को कैलकुलेट करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1, थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। अगर हम Z1 की वैल्यू कैलकुलेट करें, Z1 कितना हो जाएगा हमारा R1 प्लस जे ओमेगा इंटू L1। हमारा Z2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। Z3 हमारा कितना हो जाएगा, R4 प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा C4 हो जाएगा। और हमारा Z3 कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, Z1 Z2 Z3 की क्या हो गई, वैल्यू आ गई। अब इस Z1 Z2 Z3 की वैल्यू को क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर यहाँ पे पुट करें तो देखिए क्या होगा, Z1 की वैल्यू को पुट करेंगे, कितना लिखेंगे हम, R1 प्लस का जे ओमेगा इंटू L1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z4, Z4 इक्वल टू कितना है आपका, Z4 है आपका R4 प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा C4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z2, Z2 कितना है आपका R2 और Z3 कितना है आपका R3। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। इस तरीके से हमने क्या किया, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या करें हम, बस यहाँ से इसको क्या करेंगे, हम रीअरेंज करेंगे। तो देखिए अगर हम रियल टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं R1 इंटू R4 और अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जे ओमेगा से जो मैं कैंसिल हो कितना आ जाएगा, प्लस का L1 डिवाइड बाई C4। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट आ गया। और राइट हैंड साइड का रियल पार्ट कितना है हमारा, R2 इंटू R3। तो इसको क्या डाल सकते हैं, देखिए
ये क्या आया आपका इक्वेशन नंबर आपका 1 आया, ये आपका क्या आ गया इक्वेशन नंबर 1 आ गया। उसके बाद में अगर हम यहाँ से L1 की वैल्यू को कैलकुलेट करें, अगर हम इमेजरी पार्ट को इक्वेट करें तो कितना लिखेंगे हम, इमेजरी पार्ट को इक्वेट करें तो कितना हो जाएगा ये आपका, देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा j ओमेगा L1 इंटू R4 प्लस का इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना हो जाएगा R1 अपॉन j ओमेगा C4। ठीक है, अब इस वाले टर्म में हमने क्या किया, इस वाले टर्म में हमने यहाँ j का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ j का मल्टीप्लाई कर, j स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो उसको लिख सकते हैं हम j ओमेगा L1 R4 इक्वल टू R1 इंटू जे डिवाइड बाई ओमेगा इंटू C4। तो j से j क्या हो जाएगा आपका, j से j आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अगर आपका j से j कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली आपकी L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L1 इक्वल टू हो जाएगा R1 डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ओमेगा स्क्वायर L4 इंटू C4 इंटू, ठीक है L1 इक्वल टू R1 डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर L4 इंटू C4। ये क्या हो गया आपका L1 का वैल्यू आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो L1 का वैल्यू क्या है, अगर उसको स्टार डालूं, यहाँ पे जो L1 का वैल्यू है, अगर सपोज मैं अगर इस इक्वेशन को डालता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन को हमने डाला इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे जो L का डिपेंडेंट है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, यानी कि L1 की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब हमने क्या किया, हमने इस L1 की वैल्यू को क्या किया, हमने इस L1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। अगर हम L1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है कि R1 R4 प्लस L1 डिवाइड बाई C4 इक्वल टू R2 इंटू R3। अगर मैं इस इक्वेशन को, अगर इसमें मैं L1 की वैल्यू को पुट करूँ तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, अगर आप वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा R1 R4 प्लस R1 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर इंटू R4 इक्वल टू R2 इंटू R3। ओके, अब देखिए यहाँ से R1 आप कॉमन ले लीजिए, अगर आप R1 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर इंटू R4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर इंटू R4 इक्वल टू द वैल्यू ऑफ R2 इंटू R3। ठीक है, तो यहाँ से आपकी R1 की वैल्यू कितनी आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, तो अगर R1 की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी आपकी R2 इंटू R3, R2 इंटू R3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू C4 स्क्वायर इंटू R4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर इंटू R4 स्क्वायर प्लस 1। सिंपल से आपने यहाँ से R1 की वैल्यू को क्या करा कैलकुलेट किया, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, यही सब कुछ मैंने लिखा है। अब क्या करें आप, तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी R1 की वैल्यू आ गई। अब क्या करें, इसको डाल लें आप इक्वेशन नंबर 3, इसको आप डालें इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, इक्वेशन नंबर 2 में क्या है कि ये आपका क्या है एक R1 का टर्म है। इक्वेशन नंबर 3 में देखें, इक्वेशन नंबर 2 से देखें, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से R1 की वैल्यू को निकालें तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर L4 इंटू C4 इंटू L1। ये किसकी वैल्यू है, R1 की वैल्यू है। ठीक है, अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 में ये R1 की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 से निकाली, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से जो आपने R1 की वैल्यू निकाली है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 3, तो देखिए कितना आएगा आपका ये L1 इंटू ओमेगा स्क्वायर R4 इंटू C4 इक्वल टू R2। ठीक है, थोड़ा आप लोगों को दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने क्या किया, इस R1 की वैल्यू को उठा के इस L1 में पुट किया। मैं लिख दे रहा हूँ R2 इंटू R3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू C4 स्क्वायर इंटू R4 डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर इंटू R4 स्क्वायर। ठीक है, ओके ठीक है, हम सिर्फ सिंपल इस R1 की वैल्यू को जो था, हमने इस R1 की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, ये वाले टर्म में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम L1 की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो L1 हमारा कितना निकलेगा, अगर हम L1 की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो L1 हमारा निकलेगा यहाँ से C4 इंटू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर इंटू R4 स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, एट द वैल्यू ऑफ L1। ठीक है, अच्छा अगर हम इसमें क्वालिटी फैक्टर को फाइंड आउट करना चाहे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर हमारा क्या होता है Q इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L1 डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ R1। अगर आप L1 और R1 की वैल्यू को निकाल चुके हैं, अगर हम L1 और R1 की वैल्यू को पुट करें तो हमारा ये कितना आ जाएगा, इसको लिखेंगे हम ओमेगा C4
इंटू R2 इंटू R3, ओके, ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर इंटू R4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर इंटू R4 स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई बाई R2 इंटू R3 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू C4 स्क्वायर इंटू R4 स्क्वायर। इस वाले टर्म से ये पूरा टर्मोलॉजी कट जाएगा। अगर आप इसको पूरा रीअरेंज करेंगे तो फाइनली जो आपका क्वालिटी फैक्टर निकलेगा, द क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू कितना निकलेगा, 1 अपॉन ओमेगा इंटू C4 इंटू R। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर ऑफ एन फेज ब्रिज। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक चीज को आप देखिएगा कि हमने जो यहाँ पे L1 की वैल्यू कैलकुलेट करी है, अगर मैं यहाँ से फिर से एक L1 की वैल्यू को लिखूँ, L1 इक्वल टू हमने निकाला था C4 इंटू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर C4 स्क्वायर इंटू R4 स्क्वायर। ये हमने क्या निकाला था, L1 की वैल्यू निकाला था। अब देखिए इस वाले टर्म का कंपैरिजन अगर इस वाले टर्म से करें तो इसको हम लिख सकते हैं L1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C4 इंटू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन क्वालिटी फैक्टर का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस क्वालिटी फैक्टर का स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब हम इंडक्टेंस निकाल रहे हैं, देखिए ये इंडक्टेंस, इससे पहले हमने जितने भी एलिमेंट निकाले थे एल की वैल्यू निकाली थी, जो भी एल की वैल्यू थी वो हमारी फ्रिक्वेंसी से इंडिपेंडेंट थी। और हेज ब्रिज में क्या हो रहा है कि हमारे जो इंडक्टेंस की वैल्यू वो कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी पे डिपेंडेंट आ रही है। और अगर इंडक्टेंस मेजरमेंट की वैल्यू अगर फ्रिक्वेंसी पे डिपेंडेंट आ रही है तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एरर है। तो उस एरर को रिमूव करने के लिए अगर हम क्या करें कि क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू को बहुत हाई कर दें, अगर हम क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू को हाई कर देंगे तो ये 1 अपॉन क्वालिटी फैक्टर जो टर्म हो जाएगा वो हमारा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 को हो जाएगा। तो हाई करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर हम क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 10 ले लें तो ये हम 1 अपॉन क्यू स्क्वायर की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हैं। अगर हम 1 अपॉन क्यू स्क्वायर की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो इंडक्टेंस है वो हमारा क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो इसीलिए हेज ब्रिज में ये बात बोली जाती है कि फॉर द हेज ब्रिज very high quality factor, very high quality factor। हेज ब्रिज का जो क्वालिटी फैक्टर होता है काफी हाई होता है। हाई क्वालिटी फैक्टर की अगर हम वैल्यू की बात करें तो जब हमारा क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू ग्रेटर देन 10 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज एन हाई क्वालिटी फैक्टर मेजरमेंट। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी फैक्टर। अगर यहाँ से इसको हम 0 कर देंगे तो फाइनली हमारी, अगर हम L1 की वैल्यू को लिखें तो हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ L1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, L1 इक्वल टू C4 इंटू R2 इंटू R3। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसमें वाले लेक्चर में कि जो हम इंडक्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं, जो हमने आपको बताया था यहाँ पे जो हम इंडक्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं वो इंडक्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड कैपेसिटर। और यहाँ पे जो हमारा फाइनली आंसर आया है दैट आंसर इज आल्सो इन टर्म्स ऑफ एन स्टैंडर्ड कैपेसिटर। तो देखिए यहाँ से अगर इस एक्सप्रेशन को देखें तो जो आपके इंडक्टेंस की वैल्यू आ रही है वो आपकी इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड कैपेसिटर आ रही है, और R2 R3 क्या है, आपके एक नोन रेजिस्टेंस है। तो आप इस इंडक्टेंस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड कैपेसिटर फाइंड आउट कर सकते हैं। कंडीशन याद रखिएगा कि फॉर द हेज ब्रिज द वैल्यू ऑफ द क्वालिटी फैक्टर शुड बी ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो ये था इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, दैट ब्रिज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। आप इस पे टिक लगा सकते हैं, हेज ब्रिज जो है वो एंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं ब्रिज की बात करूं तो ब्रिज में क्या रहेगा, जो ब्रिज का जब एंड सेमेस्टर का पेपर होगा तो ब्रिज से अप्रोक्सीमेटली आपका 10 नंबर श्योर है। इसमें 10 नंबर में क्या होगा, आपका 5 नंबर का थ्योरी वाला पार्ट होगा और 5 नंबर का आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट होगा। न्यूमेरिकल बहुत इजी होगा और थ्योरी वाले पार्ट में ये हैज ब्रिज जो है वो आपका सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली ब्रिज है। ठीक है, मैं लास्ट में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आप लोग अपने हिसाब से चीजों को नोट करिए, मैं क्लास के बीच में बताता रहता हूँ। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे आपका एंडरसन ब्रिज। एंडरसन ब्रिज, अगर हम एंडरसन ब्रिज को देखें तो एंडरसन ब्रिज का भी सर्किट हमारा कुछ बिल्कुल उसी तरीके से ही है जिस तरीके से सर्किट हमने इससे पहले हम और सर्किट बनाते आए हैं। तो सबसे पहले हम एंडरसन ब्रिज का सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम एंडरसन ब्रिज के सर्किट को ड्रॉ करें
ये जो आपका सर्किट है, इट इज एन सर्किट ऑफ एन एंडरसन ब्रिज। अगर हम इस पॉइंट को ए माने, इस पॉइंट को बी माने, इस पॉइंट को अगर हम सी माने और इस पॉइंट को अगर हम डी माने और इसमें फ्लो होने वाली करंट को हम I2 माने, इसमें हमने करंट I1 मेजर की है, इसमें I3 और इसमें करंट हमारी I4 है और इस वेरिएबल रजिस्टर में हमारी स्मॉल r में करंट कितनी है, I4 है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इस ब्रिज में भी क्या होगा, आपकी डिटेक्टर में फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी, 0 होगी। अब देखिए यहाँ पे अगर एम्पीडेंस फैक्टर में इसके एम्पीडेंस को अगर हम Z1 कंसीडर करें, इसके एम्पीडेंस को अगर हम Z4 कंसीडर करें, इसके एम्पीडेंस को अगर हम Z3 कंसीडर करें और इसके एम्पीडेंस को Z2 कंसीडर करें, तो देखिए आपको इसमें एक नया नेटवर्क मिल रहा है, कुछ इस तरीके का आपको एक ये नेटवर्क मिल रहा है, ये वाला नेटवर्क। तो ये नेटवर्क बेसिकली क्या है, आपका एक डेल्टा नेटवर्क है। अगर हम OCD फॉरेन ट्रायंगल OCD, अगर ट्रायंगल OCD को हम देखें तो ये हमारा क्या है, एक डेल्टा नेटवर्क है, डेल्टा नेटवर्क। तो अगर ये डेल्टा नेटवर्क है तो डेल्टा नेटवर्क होने की वजह से हम क्या कर हमको क्या प्रॉब्लम होगी, फॉर एन डेल्टा नेटवर्क हम क्या नहीं कर पाएंगे, इसका बेसिकली हम नेट इम्पीडेंस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस डेल्टा नेटवर्क को ना यहाँ पे एक बार फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ कि ये जो हमारा क्या है, ये एक हमारा पूरा डेल्टा नेटवर्क है। इस डेल्टा नेटवर्क में ये हमारा कैपेसिटर C है, ठीक है, ये हमारा जो है एक वेरिएबल रजिस्टर R है और ये क्या है, हमारा एक रेजिस्टेंस R4 है। रेजिस्टेंस क्या है, हमारा R4 है, ठीक है। अब अगर उसको डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कैसे करना है, तो ये हमने एक पर्टिकुलर एक इसका स्टार कन्वर्जन बना लिया और हमने इस इम्पीडेंस को क्या बोल दिया, हमने इस इम्पीडेंस को बोल दिया Z5, ये कितना हो गया, Z7 हो गया और ये इम्पीडेंस कितना हो गया, Z6 हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर हम, आपको पता है कि डेल्टा से स्टार कन्वर्जन करने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो मैं डायरेक्टली Z5 की वैल्यू लिख रहा हूँ। आपको पता है कि अगर ये हमारा कुछ इस तरीके से डेल्टा नेटवर्क है, ये हमारा पास डेल्टा नेटवर्क है, ये रेजिस्टेंस RA है, ये रेजिस्टेंस RB है और ये रेजिस्टेंस RC है और ये कुछ इस तरीके से कनेक्शन है कि ये रेजिस्टेंस हमारा R1 है, ये रेजिस्टेंस हमारा R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है। तो आपको पता होगा कि R1 की वैल्यू कितनी होती है, जिस पॉइंट पे रेजिस्टेंस जा रहा है उन दोनों रेजिस्टेंस को लेंगे तो कितना हो जाएगा, RA इंटू RB हो जाएगा और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, RA प्लस RB इंटू RA प्लस RB प्लस C हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तो आप जानते होंगे। इसी तरीके से अगर हम R3 निकाले तो कितना हो जाएगा, RB इंटू RC हो जाएगा, क्योंकि इस वाले पॉइंट से दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। RB इंटू RC डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, RA प्लस RB प्लस R, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम R2 निकालें तो कितना हो जाएगा, RA इंटू RC डिवाइड बाई द RA प्लस RB प्लस RC। DR का टर्म हमेशा सेम रहता है, सिर्फ NR का टर्म चेंज होता है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ से Z5 की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो कितना लिखेंगे, R इंटू 1/j⍵c डिवाइडेड बाई टोटल इंपीडेंस कितना है, R प्लस 1/j⍵c प्लस R4। ओके, उसी तरीके से अगर यहाँ से हम Z7 की वैल्यू को कैलकुलेट करें, अगर हम Z7 की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो Z7 कितना हो जाएगा, 1/j⍵c इंटू R4 डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ R4 प्लस स्मॉल r प्लस 1/j⍵c, ठीक है। इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूं, इस सेक्शन को मैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी Z7 की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, Z5 की वैल्यू आ गई। अगर यहाँ से हम Z6 की वैल्यू को कैलकुलेट करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z6, तो Z6 कितना हो जाएगा, R इंटू R4 डिवाइडेड बाई R प्लस R4 प्लस 1/j इंटू ⍵c। अब देखिए आपके पास Z5 की वैल्यू भी आ गई, Z6 की वैल्यू भी आ गई और आपके पास Z7 की वैल्यू भी आ गई। अगर हम इस नेटवर्क को क्या करें, अब अगर हम इस क्या करें, हम इस नेटवर्क का अगर इक्विवेलेंट नेटवर्क फिर से ड्रॉ करें तो देखिए अगर हम इस पर्टिकुलर नेटवर्क का इक्विवेलेंट नेटवर्क फिर से ड्रॉ करें तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम यहाँ पे एक डेल्टा नेटवर्क इस तरीके से बनाएंगे तो देखिए ये हमने रेजिस्टेंस क्या माना है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। Z6 है, ये आपका Z7 है और देखिए Z6 से आपका क्या कनेक्टेड है, R2 कनेक्टेड है। तो Z6 और R2 किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। Z5 आपका किससे कनेक्टेड है, डिटेक्टर के टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो Z5 क्या होगा, डिटेक्टर के डायरेक्टली सीरीज में आ जाएगा। और जो Z4 है वो Z4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, Z4 को अगर हम देखें
तो Z4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका Z7 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि Z4 का टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, आपका R4 से कनेक्टेड है। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करें तो फाइनली रीड्रॉइंग द सर्किट, अगर हम रीड्रॉइंग सर्किट करें तो रीड्रॉइंग सर्किट करने पर क्या होगा, ये हमारा इंडक्टर है, ये हमारा रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, ये क्या हमारा इंडक्टर L1 है, और ये हमारी डिटेक्टर में फ्लो होने वाली ID करंट है, ये हमारा इंपीडेंस कितना है, Z5 है, ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस R2 है, और ये क्या है हमारा इंपीडेंस, एक मैंने आपको Z6 इंपीडेंस बताया, और कुछ इस तरीके से ये क्या है रेजिस्टेंस आपका R3 है। ओके, और ये क्या है इंपीडेंस आपका Z7 है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या है आपका एक पर्टिकुलर सप्लाई ई कनेक्टेड है इस तरीके से, ये पॉइंट क्या है आपका ए पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है बी पॉइंट है, ये क्या है सी पॉइंट है, और ये क्या पॉइंट है डी पॉइंट है। अब देखिए अगर हम यहाँ से Z1 की वैल्यू को कैलकुलेट करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1, तो Z1 हमारा कितना होगा R1, Z1 हमारा कितना होगा R1 प्लस J इंटू ओमेगा L1। अगर हम Z3 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना होगा R3 होगा। अगर हम यहाँ से इस Z2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, ये हमारा कितना है Z6 है, तो Z2 कितना हो जाएगा हमारा, Z2 कितना हो जाएगा R इंटू R4 डिवाइडेड बाई R प्लस R4 प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी प्लस R2, क्योंकि Z6 की वैल्यू हमने यहाँ से ऊपर से निकाल रखी है ना, ये Z6 ये आप निकाल रखे हैं Z6, इसी Z6 में क्या किया हमने प्लस का R2 कर दिया, यही इंपीडेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरीके से अगर आप Z4 की वैल्यू निकालना चाहें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z4 किसके बराबर है, Z7 के बराबर है, ये तो मैंने इसको Z4 लिख लीजिए या फिर आप Z7 लिख लीजिए। तो Z7 किसके बराबर है आपका R4 इंटू 1 अपॉन जे ओमेगा सी डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ R4 प्लस स्मॉल r प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी। अब क्या करेंगे आप फिर से बैलेंसिंग की कंडीशन लगा देंगे, Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3। आपने बैलेंसिंग की कंडीशन लगा दी। अब इसको आप अपने आप से खुद से सॉल्व करिएगा, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूँ। तो डायरेक्टली रिजल्ट लिखने पर आप देखिएगा जो R1 की वैल्यू आती है वो R1 की वैल्यू आपकी आती है R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ R4। आप रियल और कॉम्प्लेक्स सम को अपने आप इक्वेट करिएगा। और अगर यहाँ से हम L1 की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो L1 कितना आएगा हमारा C इंटू R3 डिवाइड बाई द वैल्यू ऑफ R4 ब्रैकेट में R2 इंटू R4 R2 इंटू R4 प्लस RC इंटू R2 प्लस R4। ठीक है, तो ये आपको चीज क्लियर होनी चाहिए। तो ये क्या था आपका एंडरसन ब्रिज था। और यहाँ देखिए जाए जो एंडरसन ब्रिज होता है आपका, जो एंडरसन ब्रिज होता है ये हमेशा क्वालिटी फैक्टर वेरी लो होता है, क्वालिटी फैक्टर ऑफ द एंडरसन ब्रिज इज वेरी वेरी लो। ठीक है, तो अगर हम तीनों ब्रिज को समराइज करें तो जो हमारा मैक्सवेल हमारा कैपेसिटेंस ब्रिज था, अगर हम क्वालिटी फैक्टर को समराइज करें मैक्सवेल कैपेसिटेंस कंपैरिजन ब्रिज था, एक हमारा क्या था हेज ब्रिज था, हेज ब्रिज, एक हमारा क्या होता है हेज ब्रिज। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी एंडरसन ब्रिज की, एंडरसन ब्रिज की। ठीक है, ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम मैक्सवेल कैपेसिटेंस कंपैरिजन ब्रिज की बात करें तो इसके लिए क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से 10 के बीच में होती है। इसके लिए क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू जो होती है हमेशा ग्रेटर देन 10 होती है, और इसके लिए क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 10 का मतलब हो गया ये मीडियम वैल्यू के लिए होगा, ये हाई वैल्यू के लिए होगा, और ये आपको लो वैल्यू के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपको कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम तीनों के क्वालिटी फैक्टर को कंपैरिजन कर सकते हैं। एक्चुअली में बहुत कंफ्यूजन होता है कि किसका क्वालिटी फैक्टर कम है किसका क्वालिटी फैक्टर हाई है, तो उसको याद करने का तरीका ये होता है हेज। हेज को आप ऐसे कर लीजिए कि आप किसी को हे करके बोल रहे हो, तो अगर आप किसी को हे करके बोलते हो तो सिंपल सी बात है आप थोड़ा तेजी में बोलते हो। अगर आप तेजी में बोलते हो तो उसके लिए क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू सबसे ज्यादा हाई होता है। ठीक है, अगर हमको 2 याद हो जाएंगे तो हमको तीसरा याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी पॉइंट है यहाँ पे। तो हे अगर आप किसी भी पर्सन को हे करके बोलते हो तो मतलब आप सिंपल सी बात है थोड़ा सा तेज करके बोलोगे, आप गुस्से में बोलोगे हे। और अगर आप एंडरसन ब्रिज को देखें तो एंडरसन ब्रिज का अगर आप सर्किट को देखें, अगर आप इतना देखिए इसका एंडरसन ब्रिज थोड़ा सा अलग नाम है एंडरसन करके, तो एंडरसन ब्रिज का अगर आप सर्किट देखें तो उसका सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर आप जितने भी ब्रिज आपने पढ़े होंगे तो उसमें एंडरसन ब्रिज का सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स है। जिसका सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स है उसको सॉल्व करने में आपको डिफिकल्टी ज़्यादा होगी, यानी आपका इफिशियंसी लेवल क्या होगा कम। अगर आपका इफिशियंसी लेवल कम होगा तो उसका क्वालिटी फैक्टर भी क्या होगा कम होगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि हेज ब्रिज के लिए जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो सबसे हाई होता है, हाई होने का मतलब है ग्रेटर देन 10। एंडरसन ब्रिज के लिए क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू सबसे कम होता है यानी कि लेस देन 1। और उसके बाद कौन सा बचा मैक्सवेल कैपेसिटेंस कंपैरिजन ब्रिज मेथड, उसके लिए क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू हमारा कितना होता है मीडियम होता है, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है 1 से लेकर 10 तक होती है।
ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वालिटी फैक्टर के टर्म्स को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो